नमस्ते बच्चों, बैठो। वो जो पेज जिस पर तुम्हें आज लिखना है उस पर डेट लगाओ आज की। जो मेन हेडिंग है एक्चुअल में गाइडलाइंस हैं बेसिकली बोर्ड प्रिपरेशन के लिए प्लस बाकी सारी पढ़ाई के लिए। तो गाइडलाइंस फॉर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। जब तुम तैयारी करते हो बोर्ड एग्जाम की और कंपटीशन की, तो बेसिक डिफरेंस जो होता है वही होता है कि कंपटीशन में तुम डॉट फिल करते हो ABCD के नीचे, उसकी तुम्हारी प्रैक्टिस बनती है। डॉट फिल करने के लिए जो भी प्रोसेस तुम अप्लाई करते हो वो प्रोसेस कहीं पर चेक नहीं होता, यानी एग्जामिनर उसको नहीं देख पाता क्योंकि उसके पास तो OMR शीट जाती है, वो भी कंप्यूटर चेक करता है, कोई ह्यूमन बीइंग उसको चेक नहीं करता। तो जो भी प्रोसेसिंग तुमने की, जो भी डायग्राम बनाया आंसर तक पहुंचने के लिए, वो मैटर नहीं करता। पर बोर्ड एग्जाम में एक एक बात जो तुम लिखते हो कॉपी में उसको एक व्यक्ति चेक करता है, ह्यूमन। और सारी प्रोसेसिंग, चाहे तुम डायग्राम बना रहे हो या कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, वो सब उसके सामने होती है, तो उसके हिसाब से तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। ऐसे दूसरा डिफरेंस जो आता है वो इस पैटर्न को लेकर है कि कंपटीशन में अगर तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो नुकसान हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जो लोग ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं उनके मार्क्स ज्यादा आने के बजाय कम हो जाते हैं। बोर्ड में उल्टा है, जितने ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतने ज्यादा नंबर। और यहां तक कि कभी बोनस होता है, जैसे स्टेट बोर्ड में बोनस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, CBSE में भी 4-5 साल में एक आध बार कोई क्वेश्चन बोनस हो जाता है किसी सब्जेक्ट में। तो बोनस होता है तो बोर्ड में ये रूल है, मार्क्स तभी मिलते हैं जब तुमने अटेम्प्ट किया। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया होता उनको कुछ भी नहीं मिलते। तो तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि बोर्ड में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो एक डिफरेंस ही आ गया, और उसी के हिसाब से इसके प्रिपरेशन के मेथड में डिफरेंस आता है। बोर्ड में जो जिस तरह की प्रैक्टिस तुमको चाहिए, लास्ट टाइम पे तुम्हें लास्ट के एक मंथ में बहुत अच्छे से ये प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस तरह की? दिमाग से सोचकर लिखने की प्रैक्टिस करनी। अभी तुम डिक्टेशन जो लेते हो क्लास में, टीचर डिक्टेट करता है, तुम नोट करते हो, इसमें तुम दिमाग से सोचकर नहीं लिखते। लिखने की प्रैक्टिस तो होती है पर दिमाग से सोचकर नहीं लिखते। तो बोर्ड में 3 घंटे बैठकर तुमको क्या करना होता है? अपने दिमाग से सोचना होता है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर होता है, फिर लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस आ गया, उसकी वजह से प्रिपरेशन मोड कैसा होगा वो कुछ डिस्कस करेंगे हम। तुम्हारी पढ़ाई करने का तरीका कैसा होना चाहिए और कंपटीशन फॉर बोर्ड, ये पूरी बात डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो इसको हम एक साइंटिफिक स्टडी की तरह डील करें। जैसे जब हम कोई प्रैक्टिकल रिकॉर्ड करते हैं तो ऑब्जेक्ट, इक्विपमेंट यूज, प्रिंसिपल, फॉर्मूला, प्रोसेस, तो उसी फॉर्मेट में ये स्टडी आज कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, बीच बीच में तुम्हारा फीडबैक चाहिए होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम सभी का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर तुम आज यहाँ पर क्लासरूम में बैठे हो तो उद्देश्य क्या है? तो ज्यादातर बच्चे बोल सकते हैं कि ये जो पढ़ाई कर रहे हैं घर पे उसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? सिलेक्शन, कंपटीशन में अच्छे मार्क्स लाना, मैक्सिमम मार्क्स लाना। बहुत कोई कम बच्चे होते हैं, 1 या 2 इतने सारे बच्चों में, जो बोलते हैं नहीं हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। यानी भले ही कितनी फिल्में बन जाएं 3 इडियट्स जैसी, पर हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। हम ये बात नहीं समझेंगे कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बाकी सब चीजें तो सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट्स हैं। जैसे साबुन बनाते हैं तो ग्लिसरीन तो बनेगा, बाय प्रोडक्ट है। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन तो होगा। पर वो बात हमें कम समझ में आती है, हमें सीधे सीधे नंबर दिखते हैं। नंबर दिखते हैं तो हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव क्या है? जितने भी एग्जाम तुमको देने हैं, टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा नंबर चाहिए हमको। तो इसमें कोई परेशानी है ज्यादा से ज्यादा नंबर में? तुम सब चाहते हो तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। हम लोग टीचर लोग, तुम्हारे टीचर लोग सब चाहते हैं तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा नंबर आए।
तुम्हारे पेरेंट्स चाहते ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, सरकार चाहती है रिजल्ट अच्छा हो, तो कौन विलेन है इस स्टोरी में? कोई है विलेन? दिख तो नहीं रहा। तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है, वो बस इतना चाह सकता है कि मेरे से कम आए, ज्यादा तो आए पर मेरे से कम आए, ऐसा चाह सकता है, पर वो खुद के लिए भी ज्यादा चाहता है, तो तुम्हारे ज्यादा नंबर ही आने चाहिए। तो बोर्ड में 90% प्लस लाना आसान है या मुश्किल है? तो सबके क्यों नहीं आ जाते? ऐसा क्यों होता है कि बोर्ड में किसी बच्चे की सप्लीमेंट्री आ जाती है, कोई फेल हो जाता है, एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो सप्लीमेंट्री, 2 में फेल हो जाए तो फेल। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ बच्चों को सही तरीका नहीं पता होता है। कोई भी काम हमारे लिए आसान या मुश्किल कब होता है? जब हमें कोई काम करने का सही तरीका पता है, हमारे लिए आसान है, और हमें नहीं पता है सही तरीका तो मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, एक जना जो बेकरी में रोज केक बना रहा है, उसको तुम बोलते हो केक बनाना है, बोलेगा आप ही बनाते हैं, आसान। दूसरा, जिसने जिंदगी में अभी तक कभी केक नहीं बनाया, उसको बोलते हैं तो बोले रेसिपी चाहिए, सामान क्या क्या लगेगा, कैसे, वो बोले मुश्किल काम है, क्योंकि उसको तरीका नहीं पता और उसने प्रैक्टिस भी नहीं की। दोनों बात है। तो अगर हमें किसी काम को करने का सही तरीका पता होता है तो वो काम हमारे लिए आसान होता है, और सही तरीका नहीं पता होता है तो वो काम हमारे लिए मुश्किल होता है। जिन जिन बच्चों को पढ़ने का सही तरीका पता है उनके लिए पढ़ाई आसान है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए मुश्किल है, बोझ है। अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो मंगल ग्रह पर जाने की व्यवस्था हो गई है, कई लोगों ने टिकट बुक करा लिए हैं, पर जो ले जा रहा है उसने साफ साफ कह दिया वापस लाने की गारंटी नहीं है। तो हमें लगता है मंगल ग्रह पे जाना मुश्किल काम है, वापस लाने की गारंटी नहीं मिल रही। आने वाले टाइम में जब टेक्नोलॉजी और डेवलप हो जाएगी और ये पॉसिबल हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं टेलीपोर्टेशन, कि यहाँ आदमी खड़ा है किसी प्लेटफॉर्म पे, उसको हमने मास से कन्वर्ट किया एनर्जी में, एनर्जी की फॉर्म में हम स्पीड ऑफ लाइट से उसको कहीं पर भेज देंगे, फिर वहां जाकर वो रिकन्वर्ट हो जाएगा मास में, फिर जब वापस आना होगा तो वहां से एनर्जी में कन्वर्ट करके यहाँ ले आएंगे और वापस मास में कन्वर्ट कर देंगे। जब टेलीपोर्टेशन की टेक्निक हम जान जाएंगे तो कहीं पर भी आना जाना आसान होगा, क्योंकि तरीका हमें पता होगा। सिमिलरली पढ़ने का सही तरीका, मार्क्स लाने का सही तरीका, कई बच्चे सोचते हैं कि चलो अनफेयर मीन्स यानी ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए कैसे भी, तो परेशानियां दूसरी तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती है। ये बहुत बड़ी परेशानी है जो तुम देख रहे हो, एआई पीएमटी बच्चे दोबारा दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूजेस ऑफ अनफेयर मीन्स, गलत तरीकों का इस्तेमाल। तो गलत तरीका नहीं इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, सही तरीका इस्तेमाल करना है। तो वो सही तरीका मैं तुम्हें सिखाऊंगा, डिस्कस करेंगे हम लोग। मैं अथॉराइज्ड पर्सन हूँ इस पर्टिकुलर काम के लिए, उसके लिए मैं तुम्हें कन्विंस कर देता हूँ। मेरा नाम है विवेक तापड़िया, और यहाँ पर एट प्रेजेंट आईआईटी डिवीजन में बोर्ड क्लासेस में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, ठीक। और मैं जो बातें तुम्हें बता रहा हूँ वो इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पैदा होने के पहले से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ यहीं पर कोटा में सिंस 1992। तो अभी तक का जो मेरा अनुभव है, मेरी एक्सपर्टीज है बोर्ड, तो टिल नाउ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम भी जानो और उसका फायदा उठाओ। जो एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए स्टूडेंट्स पर, उनके जो रिजल्ट्स रहे, उसके जो आउटकम्स रहे, उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिससे तुम उसको इम्प्लीमेंट कर सको डायरेक्टली। इंसान दो तरह से सीखता है। पहला तरीका, खुद एक्सपेरिमेंट करे, ठोकर खाए, फिर सीखे, पता चले उसे ये तरीका गलत था, फिर नया तरीका लगाए, फिर पता चले ये गलत था, इसमें टाइम लग जाता है। दूसरा तरीका, दूसरों के अनुभव से सीख ले। दूसरों के अनुभव से अगर हम सीख लेते हैं तो उनका अनुभव, उन्होंने इतना अनुभव गेन करने में जो टाइम लगाया वो हमें नहीं लगाना पड़ता। जैसे बचपन में लोग सोचते हैं कि हाँ थोड़े बड़े होंगे तो हम ये भी काम करेंगे, वो भी काम करेंगे, फलाना ढिकमा। जब जवान होते हैं तो सब कोशिश करते हैं कि हम दुनिया बदल देंगे, पर जब और उम्र बढ़ती है, 50-60 साल तक पहुंचते हैं,
तो ये ज्ञान होता है तब जाकर कि कोई भी इंसान इस जीवन में सिर्फ अपने आप को बदल सकता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बदल सकता। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारा खुद को बदल सकते हैं। अगर उसी पर हम शुरू से फोकस करें, खुद को बदलने पर, तो हमारा जीवन फिर जो है स्वर्ग में बिताने के समान होगा, यानी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद रिसोर्सेस, जो भी तुम्हें तैयारियां करनी है, पर्टिकुलर अगर फोकस बात करें, फॉर एग्जांपल बोर्ड प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, चाहे तुम्हारा बिहार बोर्ड है, चाहे झारखंड बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, सीजी बोर्ड है, सीबीएसई, आरबीएसई, तो जनरल गाइडलाइंस, रिसोर्सेज हमको क्या क्या चाहिए किसी भी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए? तो जवाब है, जैसे सैनिक युद्ध के मैदान में जाता है हथियारों से लैस होकर, तो तुम्हारे पास कौन कौन से हथियार हैं? तो तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है, एनसीईआरटी, तुम्हारा कोई भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी तो तुम्हें करना ही करना है, क्योंकि जो भी कंपटीशन है वो बेस्ड है एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, तो एनसीईआरटी थॉरो करना जरूरी है। पर स्पेशली अगर तुम्हारा गुजरात बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड या यूपी बोर्ड है, इन तीन बोर्ड में 11 का पोर्शन भी आता है, यूपी बोर्ड में 11 का पूरा आता है, महाराष्ट्र और गुजरात में पार्शली आता है, अगर इन तीन में से कोई है, प्लस एमपी या छत्तीसगढ़ बोर्ड है, तो तुम्हें साथ साथ में अपने बोर्ड की टेक्स्ट बुक भी चाहिए और रिसोर्सेज। बाकी बोर्ड में नहीं चाहिए बोर्ड की टेक्स्ट बुक। तो जैसे एमपी बोर्ड या छत्तीसगढ़ बोर्ड है, तो एक तो आती युग बोध, एक शिवरे लवानिया, एक आती परीक्षा बोध। तो परीक्षा बोध से काम चल जाएगा, जो पतली सी किताब आती परीक्षा बोध, वो सफिशिएंट है। बिहार बोर्ड में रिक्वायरमेंट नहीं है, बिहार बोर्ड में हम क्या करते हैं, इसके अलावा सैंपल पेपर की रिक्वायरमेंट होती है हमको। हर बोर्ड एंड में जब एग्जाम होने वाले होते हैं, जस्ट पहले सैंपल पेपर इशू करता है। सैंपल पेपर जो इशू करता है बोर्ड, उसी पर बेस्ड उसका बोर्ड का पेपर आता है, तो वो सैंपल पेपर हमें चाहिए होते हैं। एमपी बोर्ड वाले 5 पेपर इशू करते हैं, बिहार बोर्ड वाले भी 5 पेपर इशू करते हैं, और मैक्सिमम कंटेंट उसमें से मैच करता है। सीबीएसई एक एक पेपर इशू करते हैं, आरबीएसई इशू नहीं करते, या फिर वो सीधे पब्लिशर को देते हैं, पब्लिशर छापता है। तो सैंपल पेपर से काम चल जाएगा। बिहार बोर्ड में टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है, पर यूपी बोर्ड में टेक्स्ट बुक की जरूरत है। हर बोर्ड में सैंपल पेपर भी चाहिए। और क्या चाहिए, जब भी हम हायर लेवल पर स्टडीज करते हैं, 11th 12th बड़ी क्लास में तुम आ जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो सारी स्टडीज क्या लिखा है मैंने? सिलेबस। मैंने तो SYLL लिखा है, तुम्हारे दिमाग ने तुमको इंटरप्रेट करके दिया सिलेबस। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात छुपी है, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट को लेकर। सिलेबस के रेफरेंस में मैं पूरी बात क्लियर कर रहा हूँ। तुम्हें अपने नोट्स को लिखते वक्त मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे एसएमएस में तुम पैसा बचाने के लिए लैंग्वेज शॉर्ट कर देते हो, ठीक वैसे ही अगर तुम सोचो 5 रजिस्टर 6 रजिस्टर अगर तुम एक सब्जेक्ट में भर रहे हो, तो जब एंड में तुम्हें रिवीजन करना है तो कितने रजिस्टर पढ़ने पड़ेंगे? 5 और 6 रजिस्टर पढ़ने पड़ेंगे। और अगर मैं तुम्हें तरीका बता दूं कि 5 या 6 की जगह 2 या 3 रजिस्टर में काम चल जाएगा, तो ये फायदे की बात है। तो तरीका बहुत आसान है। तुमको क्या करना है, अपनी एबिलिटीज को समझना है। हमारे पढ़ने की एबिलिटी लिमिटेड है। एक बार में एक लाइन को पढ़ने के लिए सामान्यतः कोई व्यक्ति 2 आई फिक्सेशन यूज करता है। एक बार यहाँ आई फिक्स करेगा, फिर पलक झपकेगी, फिर दूसरी जगह फोकस करेगा, तब एक लाइन पढ़ पाता है। थोड़ी अगर वो प्रैक्टिस कर ले, अपनी आईज को ट्रेन कर ले, तो एक फोकस में पूरी लाइन पढ़ सकता है। पर क्या पूरा पैराग्राफ पढ़ सकता है? नहीं, यानी लिमिटेड है। पढ़ने की स्पीड हमारी लिमिटेड है। लिखने की स्पीड ठीक है, कोई धीरे लिखता है, कोई तेज लिखता है, पर लिमिटेड है। लिखने की स्पीड भी लिमिटेड है। और दिमाग के समझने की स्पीड वो अनलिमिटेड है। जितनी देर में सिलेबस लिखा हुआ समझ में आता है, या पूरा कोई एक सेंटेंस होता, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर उसकी जगह LOCOE, तो दिमाग तो उतनी देर में फटाक से समझ जाता। उसकी स्पीड अनलिमिटेड है। तो वही हार्डनेस करनी है, उसका उपयोग करना है हमको। तो हमको ये स्किल डेवलप करनी है। लिखेंगे थोड़ा, पढ़ेंगे भी
थोड़ा तो ज़्यादा पढ़ पाएंगे लिमिटेड टाइम में, टाइम तो लिमिटेड है, तो उसमें रिवीजन हमारा फास्ट हो जाएगा, समझेंगे पूरा, लिखेंगे थोड़ा, पढ़ेंगे थोड़ा, समझेंगे पूरा, ये नारा है मान लो। तो इसको अगर इंप्लीमेंट करना है तुम्हें आज से, तो क्या करोगे, मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्म्स इंप्लीमेंट कर दोगे नोट्स लिखते वक्त। शॉर्ट फॉर्म्स बिटवीन, विदाउट, विच, विथ, ये शॉर्ट फॉर्म्स स्टैंडर्ड बन गई हैं आजकल, मतलब हर कोई समझता है। तुम बोलो बोर्ड में लिखे हैं, बोर्ड में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स चल जाएंगी, इसमें से लिख सकते हो, जो कॉपी चेक कर रहा है वो भी समझता है। तो मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल तुम्हें नोट्स में करना है। कोई पैराग्राफ आ रहा है, शुरू में एक बार वर्ड आ गया, फिर से मैं बोलता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहली बार में तुमने लिख दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब उस पैराग्राफ में 3 बार और आ रही है, तो तुमने क्या किया, उसी के पास ब्रैकेट में लिख दिया LOCOE। अब दोबारा में जब लिख रहे हो तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तरीका है, इससे तुम्हारे नोट्स जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे, तो स्किल डेवलप होगी। अब ये सिलेबस का इस्तेमाल तुम्हारे जो कंपटीशन वाले नोट्स हैं उनको बोर्ड के लिए मॉडिफाई करने में कैसे होगा, ये समझो। ये रिसोर्सेज हैं जिनको कैसे यूज करना है, जिसमें सबसे पहले मैं सिलेबस का यूज तुमको बता रहा हूँ। सिलेबस से अवेयरनेस होना जरूरी है। जो भी तुम्हारा बोर्ड है, उस बोर्ड का सिलेबस या तो नेट पे अवेलेबल होता है या फिर बुक्स में होता है, वहां से मिल जाएगा। नहीं तो तुम फिजिक्स लैब रिसोर्स सेंटर हमारा क्या है, जैसे ये शस्त्रागार होता है सैनिकों के लिए, आयुधागार, शस्त्रागार, वैसे तुम्हारे लिए रिसोर्स सेंटर क्या है, फिजिक्स लैब साफल्य बेसमेंट, वहां तुम्हें सारा मटेरियल मिलेगा। तो सिलेबस से अवेयर होगे, सिलेबस दिमाग में है, जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, तुमने जो नोट्स लिखे हैं उसमें तुम मार्किंग लगा लोगे, इन बोर्ड, नॉट इन बोर्ड। जो टॉपिक मैच कर रहा है इन बोर्ड, जो मैच नहीं कर रहा है नॉट इन बोर्ड। उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड की प्रिपरेशन करते वक्त क्या कंटेंट छोड़ना है। और भी कई तरीके बताऊंगा मैं तुमको। तो ये रिसोर्सेस हमारे पास है। इसके अलावा और क्या चाहिए, यूं समझो, सैंपल पेपर के अलावा प्रीवियस ईयर पेपर की जरूरत पड़ती है हमें। तो प्रीवियस ईयर कितने ईयर के चाहिए, एट द मोस्ट 3 ईयर, उससे पीछे के नहीं चाहिए। पैटर्न चेंज होता रहता है, सिलेबस चेंज होता है, तो कई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं। पैटर्न चेंज होने से कुछ क्वेश्चन कभी फॉर्म में होते हैं, कभी आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। जैसे क्रिकेट प्लेयर होते हैं, कभी फॉर्म में चलता है तो रन मारता है, ऐसे क्वेश्चन जो फॉर्म में होता है वो आता है, जो आउट ऑफ फॉर्म हो गया क्वेश्चन, ऑब्सोलीट हो गया, वो नहीं आता। तो अननेसेसरी हमें उस पर फोकस नहीं करना है। तो पास 3 ईयर ओनली। इसमें भी रिलेवेंट कैसे देखोगे, बिहार बोर्ड की बात करें तो 2014 में जो पैटर्न था वो सब्जेक्टिव कर दिया था उन्होंने फुली। तो 2014 का पेपर प्रेजेंट पैटर्न के लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट पैटर्न है 40% ऑब्जेक्टिव, 60% सब्जेक्टिव। तो 2013, 2012, 2015 ये 3 पेपर रिलेवेंट होंगे। आरबीएससी की बात करें तो 2012 के पहले पैटर्न कुछ और था, 2012 के पहले के पेपर करोगे तो कुछ मतलब नहीं है उनका। आरबीएससी में 2013, 14, 15 ये 3 पेपर सफिशिएंट है। क्योंकि आरबीएससी वाले सीबीएसई पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो बेटर ये है कि अगर तुम आरबीएससी के 3 पेपर करते हो तो सीबीएसई के 2 पेपर और कर लो, 14 और 15 का, 2014 और 2015 का। उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा आरबीएससी में, अभी लिख के दे दो। ऐसे सीबीएसई में जो पैटर्न चल रहा है उसको तुम्हें फॉलो करना है, सैंपल पेपर से पता। तो प्रीवियस 3 ईयर प्लस यहाँ पर जो तुम्हारे टेस्ट होंगे, अगर मैं ये एक सेंटेंस या एक वर्ड लिखता हूँ तो इससे तुम क्या समझते हो, देखो तुम्हारे दिमाग ने इंटरप्रेट करके दिया, मैंने तो नहीं बताया। तो एलएल में जो बोर्ड पैटर्न टेस्ट होंगे 3 या 4 जितने भी टेस्ट होंगे तुम्हारी स्ट्रीम के, प्लस दूसरी स्ट्रीम वाले बच्चों से उनकी स्ट्रीम के पेपर भी ले लो, उनको बैठ के सॉल्व करो। उन पेपर से तुम्हें आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। सैंपल पेपर का जो रोल है शुरू में ये है कि तुम्हें आइडिया लगेगा हाँ क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। फिर रोल आएगा एकदम लास्ट में। शुरू में तुमने देखा, आइडिया ले लिया कि हाँ क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। फिर बिल्कुल लास्ट में तुम्हें बैठकर 3 घंटे में प्रैक्टिस करने कि 3 घंटे में स्पेसिफाइड टाइम में वो पेपर पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अपनी स्पीड बढ़ानी है। फॉर एग्जाम्पल हर सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए। जैसे फिजिक्स का पेपर हर साल लेंथी आता है तो स्पीड ज्यादा चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए। केमिस्ट्री का पेपर इजी आता है, 1 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले पूरा हो जाता है। तो उसमें स्पीड की बजाय तुम फोकस करोगे अच्छी राइटिंग पे,
जमा जमा के लिखोगे। इंग्लिश का पेपर 15 मिनट का मार्जिन रहता है, बायो का पेपर 15 मिनट का मार्जिन रहता है। तो एक तो तुम खुद चेक करोगे तुम्हारे पास कितना मार्जिन बच रहा है तुम्हारी स्पीड के हिसाब से। एक अपने सीनियर से गाइडलाइन ले लोगे कि लास्ट ईयर उनको क्या फील हुआ था कि कौन सा पेपर लेंथी आया, कौन सा कम लेंथी आया, और उसके हिसाब से तुम लास्ट टाइम प्रिपरेशन करोगे। 1 महीने में एक क्लास और लूंगा मैं दिवाली के आसपास, लास्ट में जब तुम जाने वाले होंगे फाइनल गाइडलाइंस के लिए कि लास्ट टाइम प्रिपरेशन। अभी कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है अभी से जो प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करना है वो मैं अभी बताता हूँ। तो अगर ये हमारे पास है इतने हथियार, these resources are sufficient, more than sufficient इस जंग को जीतने के लिए, इस युद्ध को जीतने के लिए। इसके बाद प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे हमें काम करना है, क्या सिद्धांत, इस पे काम करके हमें ये नंबर लाने, मैक्सिमम मार्क्स हर एग्जाम में। तो किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने का एक ही सिद्धांत है कि लगातार ईमानदारी के साथ प्रयास किया जाए। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी सबने तुमने छोटी क्लास में पढ़ी है, वो मकड़ी को देखकर कि मकड़ी अंततः सफल हो जाती है ऊपर पहुंचने में, बार बार गिर के भी। तो जरूरत किस बात की है, रेगुलर, ये सब लिखना है जो भी बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं तुम्हारे पास उस पेज में तुम्हें लिखना है। रेगुलर ऑनेस्ट एफर्ट्स, रेगुलर ऑनेस्ट एफर्ट्स। और अब मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं, इसकी डिटेल समझा रहा हूं तुमको। वास्तव में होने को ये 3 वर्ड हैं, पर डेप्थ में जाएं तो इनके गहरे मतलब हैं, तो गहरे मतलब तुम्हें समझ में आ जाए उसकी कोशिश मैं करता हूं। रेगुलर 2 एस्पेक्ट हैं इसके। हमें स्टडीज रेगुलर करनी है, हम स्टडीज रेगुलर कर पाए उसके लिए जरूरी हम बीमार ना पड़े। अगर बीमार पड़ते हैं तो हमारे लिए अभिशाप की तरह हो जाता है। 1 सप्ताह अगर छुट्टी हो गई तो पीछे रह जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसके बाद मेकअप करना भारी पड़ता है। तो कितना अच्छा हो पूरे साल पढ़ने वाला बच्चा बीमारी ना पड़े, तो वो रेगुलर रह पाएगा अपनी स्टडीज में। हम पूरे साल एनर्जी से भरे हुए रहें, उत्साहित रहें, एनर्जी से भरे हुए रहें, तो क्या ये पॉसिबल है? आसान है। पॉसिबल तो छोड़ो, बहुत आसान है। तो कैसे आसान है वो तरीका हम समझेंगे। दूसरा रेगुलर का एस्पेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट तुम डील कर रहे हो, जैसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 सब्जेक्ट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 सब्जेक्ट है। पीसीबी हो गया तुम्हारे मेडिकल वालों के लिए, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 और हो जाएंगे, एक इंग्लिश और 5वां सब्जेक्ट जो भी तुमने लिया, मान लो फिजिकल एजुकेशन लिया तो फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट लिया तो वो। तो ये 5 सब्जेक्ट से रेगुलर कांटेक्ट जरूरी है, रोज इनका टच जरूरी है। अगर तुम ऐसे सोचो कि नहीं इंग्लिश अभी तो नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे 5 दिन, या फिजिकल एजुकेशन लास्ट में पढ़ लेंगे एग्जाम से पहले, तो बात नहीं बन पाएगी। लास्ट में धोखा होगा तुम्हारे साथ, परेशान हो जाओगे, कॉन्फिडेंस लूज करोगे, पेपर बिगाड़ जाओगे। तो सही तरीका क्या है कि कुछ ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़े, टाइम का इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेड हो और काम भी बन जाए। तो यहां पर 2 वर्ड्स में एलोबरेट कर रहा हूं, समझा रहा हूं, उनको ध्यान से समझ लो। एक वर्ड है फैमिलियरिटी और दूसरा वर्ड है कॉन्फिडेंस। तुम इमेजिन करो जब तुम पेपर दे रहे हो, वहां पर पेपर में तुम्हारे सामने जो वर्ड्स पेपर में, क्वेश्चन पेपर में तुम्हें मिल रहे हैं, वो फैमिलियर वर्ड्स हैं, उनसे तुम फैमिलियर हो। तो सोच के देखो तुम्हारे कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा। अभी एक्सपीरियंस करा, तो महसूस कराऊंगा अभी तुम्हें क्लास में ये कॉन्फिडेंस वाली बात। तो अगर वो वर्ड्स फैमिलियर हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, तुम्हारा पेपर अच्छा जाने की गारंटी। पर अगर उन वर्ड से तुम फैमिलियर नहीं हो तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है, पेपर कैसा होगा कुछ नहीं कह सकते, कोई गारंटी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ वर्ड बोलता हूं, तुम एक दूसरे के चेहरे देख लेना कि उन पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि नहीं लगता। ये वर्ड मैं एनसीईआरटी से बोल रहा हूं, ओके, एनसीईआरटी फिजिक्स से बोल रहा हूं। जायरोमैग्नेटिक रेशियो, आई रिंग। अब एक सेंटेंस बोलता हूं। सेंटेंस में मैंने बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
तो देखो पहले दोनों वर्ड में तो क्वेश्चन मार्क लगा पड़ा था, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन, पहली बार सुन रहे मैक्सिमम स्टूडेंट्स। तीसरा सेंटेंस जब बोला तो उसमें कुछ फैमिलियरिटी आई, इलेक्ट्रिक डाइपोल फैमिलियरिटी आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फैमिलियरिटी आई, पर जो बात ये है बता रहा है सेंटेंस, वो बात अजीब सी लग रही है हमको। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इससे हमारी फैमिलियरिटी नहीं है। अब मैं दूसरा कुछ वर्ड बोलता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब तुम्हारे एक्सप्रेशन डिफरेंट है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। तो ऐसे ही एग्जाम में फर्क पड़ता है। तो अगर तुम चाहते हो सारे वर्ड जो तुम्हें एग्जाम में पेपर में मिलने वाले, चाहे वो एम्स का पेपर हो, चाहे पीएमटी कंपटीशन का पेपर या बोर्ड का पेपर, तो हम अगर चाहते हैं कि वो सारे वर्ड फैमिलियर हो जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहे, जिससे पेपर अच्छे हो जाने की गारंटी हो, तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा? थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं, और ये रिसोर्स जो एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक है इसका यूज बता रहा हूं तुमको। मैंने सिलेबस का यूज बता दिया, सैंपल पेपर का बता दिया, एनसीईआरटी का नहीं बताया। तो एक जो वर्ड मैंने बोला था फैमिलियरिटी, तो फैमिलियरिटी से कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है कि हम टर्म्स के साथ कितना फैमिलियर हैं, जितना ज्यादा फैमिलियर है हमारा कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो हमें एक एक्सरसाइज करनी है, उसको बोलते हैं फैमिलियरिटी इंक्रीजिंग एक्सरसाइज। फैमिलियरिटी बढ़ानी है किसके साथ? टर्मिनोलॉजी के साथ, एनसीईआरटी के साथ, जो भी हमारी पढ़ाई है उसके साथ। तो उसका तरीका यह है कि तुम्हें 1 आवर डेली इन्वेस्ट करना है, 1 घंटा चाहिए अभी से टुमारो ऑनवर्ड्स अप टू एग्जाम, रेगुलर 1 आवर पूरा का पूरा एक साथ नहीं चाहिए, 4 टुकड़ों में चाहिए, 15 मिनट्स ईच, 15 मिनट्स इंटू 4, 4 सेगमेंट चाहिए। और उसमें तुमको क्या एक्सरसाइज करनी है जिससे गारंटी हो जाएगी फैमिलियरिटी की कि जो भी तुम्हें पेपर में मिलना है वो सब तुम्हारा देखा वाला जाना पहचाना रहेगा, जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस फुल रहेगा। तो तुमको क्या करना है, 4 सेगमेंट्स में 5 सब्जेक्ट कवर करने हैं, यानी 3 सब्जेक्ट तो रोज और 2 सब्जेक्ट अल्टरनेट चलेंगे। जैसे पीसीबी तो रोज, और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, आज इंग्लिश पढ़ा तो अगले दिन फिजिकल एजुकेशन, 15-15 मिनट पढ़ना बस रेगुलर, जिससे कांटेक्ट रहे। तुमने देखा होगा कि कई समाजों में, कई धर्म स्थलों पे धर्म ग्रंथों का अध्ययन होता है, स्वाध्याय, उसको बोलते हैं स्वाध्याय। जब भी हम स्वाध्याय करते हैं हमारी कोई अपेक्षा नहीं होती उससे कि हाँ स्वाध्याय मतलब ये होता है निरपेक्ष भाव से, या बोले निष्काम कर्म। निष्काम कर्म यानी हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर रहे कि अगर ये पढ़ाई करेंगे तो नंबर ज्यादा आ जाएंगे, या पढ़ाई करेंगे तो समझ हमारी बढ़ जाएगी। ऐसी किसी अपेक्षा के बिना तुम्हें 15-15 मिनट एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, स्वाध्याय करना है, बिना किसी अपेक्षा के। अपेक्षा जहां आ जाएगी वहां तुम प्रेशर में आ जाओगे। जहां पे हमारे एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है, तो नेचुरल परफॉर्मेंस सामने नहीं आती, तुम परेशान हो जाओगे कि अच्छा एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो भी नंबर नहीं आए, तो जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगता है नंबर नहीं आए, तो फिर एफर्ट में बायसिंग आ जाती है, एफर्ट हो जाते हैं बायस्ड। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि किसी अपेक्षा के बिना तुमको ये एक्सरसाइज करनी जो मैं बता रहा हूँ ईमानदारी के साथ, बिना कुछ ऐसा सोचे कि हाँ इसको पढ़ने से नंबर बढ़ जाएंगे। तो क्या एक्सरसाइज करनी है, 4 स्लॉट में, जैसे सुबह उठते ही, उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद 15 मिनट निकाल लें, दिन के खाना खाने के बाद 15 मिनट निकाल लें, शाम को किसी भी समय जो भी तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो 15 मिनट निकाल लें, और रात को सोने से जस्ट पहले 15 मिनट निकाल लें। ये 15 मिनट के 4 स्लॉट हुए जिसमें तुम्हें रीडिंग लगानी है एनसीईआरटी की। कैसे रीडिंग लगानी है, जो भी करंट टॉपिक चल रहा है क्लास में वही उठा लो, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट रहेगा, वहां से पढ़ना शुरू करो। इंडिविजुअल सारे सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स में मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से तुमने एनसीईआरटी को उठाया, उठाकर लाइन बाय लाइन, चाहे उसमें समरी आ रही है, पॉइंट्स टू पॉन्डर आ रहे हैं, या सॉल्व एग्जांपल्स आ रहे हैं, सब पढ़ना है। ब्लू बॉक्स की डिटेल आ रही है, सब पढ़ना है लाइन बाय लाइन। डायग्राम आ रहा है, डायग्राम को पढ़ना है, देखना है। और पढ़ते वक्त जो कुछ तुम्हें अनफैमिलियर लग रहा है उसको अंडरलाइन करना है। देखो क्लास में पढ़ लिया तुमने, अब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो काफी चीजें क्या लगेंगी, फैमिलियर, पर उसमें कुछ जो अनफैमिलियर लगेगा, जैसी चीज मैंने बोली थी अभी, वो अनफैमिलियर लगेगा तुमको। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक,
अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करके अब दिमाग में रहेगा टीचर से इंटरेक्शन हो रहा है, पूछ लो टीचर से। पूछ लिया, फैमिलियर हो गया, मिटा दो उसको। नहीं हो पाया तो क्या होगा, मार्च तक अगर तुम यही एक्सरसाइज करोगे, 15 मिनट पढ़ी, जितना हो गया बुक मार्क लगाया, रख दी। अगले दिन फिर उठाया, फिर उसके आगे से पढ़ना शुरू किया, फिर बुक मार्क लगाया, फिर रख दिया। इस तरह से तुम देखोगे पूरी एनसीईआरटी 3 बार पूरी हो जाएगी मार्च तक, खाली 15-15 मिनट के इन्वेस्टमेंट। तो 3 बार जब ये एनसीईआरटी पूरी हो गई तो क्या कोई उसमें लिखा हुआ ऐसा वर्ड बचेगा जिससे तुम फैमिलियर नहीं रहोगे? क्योंकि सेकंड पास में तुमको क्या करना है, सेकंड पास फास्ट हो जाएगा सेकंड टाइम पढ़ोगे जब। क्यों फास्ट हो जाएगा? पहली बार में तुमने अंडरलाइन कर दिया क्या क्या अनफैमिलियर था, तो सेकंड टाइम जो फैमिलियर हो चुका उसको दोबारा नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन बार बार नहीं पढ़ोगे, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट वो तुम सब जानते हो। तो क्या पढ़ोगे, सिर्फ वो कंटेंट पढ़ोगे जो अनफैमिलियर है। तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और 3 या 4 बार तुम्हारी एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी। तो एक एक फाइन डिटेल तुम्हें पता होगी, सारी टर्मिनोलॉजी से तुम फैमिलियर हो जाओगे। और उसका बेनिफिट फाइनल एग्जाम में तो मिलना ही है। अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी मिलना शुरू हो जाएगा, पर इंस्टेंटली नहीं मिलेगा। फिर मैं कह रहा हूं अपेक्षा मत रखना, इंस्टेंटली नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? कम से कम 1 महीना आएगा, उसके बाद 1 महीना तुम प्रैक्टिस करोगे रेगुलर, उसके बाद उसका इंपैक्ट तुम्हारे रिजल्ट में नजर आना शुरू हो आएगा। इंपैक्ट तुम्हारी रैंक भी बूस्ट अप करेगी, परसेंटेज बढ़ेंगे अगर ये तुम एक्सरसाइज चालू कर। तो ये रेगुलरिटी का मीनिंग मैंने तुम्हें समझाया फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू हर सब्जेक्ट रोज तुम्हारे कांटेक्ट में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी सब्जेक्ट को उठा के रख दिया, अब तुमने इसमें क्या किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा क्या पढ़ लिया, इंग्लिश भी पढ़ लिया, फिजिकल इंग्लिश की नॉवल पढ़ ली, ग्रामर पढ़ ली, जो स्टेट बोर्ड वाले उनके ग्रामर आती और जो सीबीएसई आरबीएसई उनके ग्रामर नहीं आती। तो लास्ट में सिचुएशन क्या होगी, एक एक बात तुम्हें पता है क्योंकि तुम पढ़ चुके हो, रेगुलर पढ़ रहे हो, उसके कांटेक्ट में हो। फिजिकल एजुकेशन में पैटर्न चेंज हो गया है, लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ था, इस साल से फिर चेंज हो गया और उसमें मेहनत की जरूरत है। खाली 5 दिन की लास्ट की पढ़ाई से काम नहीं चलता है, तो तुमको उसको तैयार करना पड़ेगा। अभी से तैयार करोगे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया बनेगा। लास्ट तक सारी बातें, एक एक टर्म तुम जानते होंगे हर खेल से रिलेटेड कि कौन से खेल में क्या क्या टर्मिनोलॉजी आती है, तो अभी से वो चालू करनी। डेली एक्सरसाइज, फैमिलियरिटी मेंटेनिंग एक्सरसाइज। तो एक तो इस फॉर्मेट में हो गया रेगुलर। दूसरा रेगुलर स्वास्थ्य में, तो कैसे पॉसिबल है स्वस्थ रहना बिना बीमार पड़े? तो जवाब है आसान है, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करो। अभी स्वास्थ्य के नियम क्या है? सिंपल है, अगर एक सेंटेंस में बोला जाए तो वो सारी चीजें, वो सारी एक्टिविटीज जो तुम्हें एनर्जेटिक फील कराती हैं, फ्रेश फीलिंग देती है, फ्रेश फील कराती है, वो सारा खाना भोजन जिसको खाने के बाद तुम एनर्जेटिक फील करते हो, उस सबका उसको बढ़ाना है, एनकरेजमेंट उसमें चाहिए। और ऐसा सारा खाना जिसको खाने के बाद तुम डल फील करते हो, एनर्जी डेफिशिएंट फील करते हो, वो सारी एक्टिविटीज जिसके करने के बाद तुम डल फील करते हो, सबको बंद करना है। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट, तब तुम हेल्दी रहोगे। अपनी दिनचर्या पे थोड़ी सी नजर डालो। मैं एक छोटी छोटी कुछ एक्सरसाइजेस बता रहा हूं जिसमें टाइम नहीं के बराबर लग रहा है, पर गारंटी मिल रही है अच्छे स्वास्थ्य की। तुम बुढ़े हो जाओगे 85 साल के, तब भी स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशानी नहीं आएगी अगर इंप्लीमेंट करोगे इन आदतों को। तो हम शुरू करते हैं सोने जाने के पहले से। दिनचर्या में थोड़ी सी बातों को तुम ऐड करो, अगर वो तुम अभी नहीं कर रहे हो तो उसको करना चालू करो। सोने जाने से पहले पैर धो पानी से, उससे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर होता है। पैर धोने के बाद ब्रश करना मैंडेटरी है। मैंडेटरी वर्ड का मतलब तुम समझते हो, जरूरी है। सोने जाने से पहले ब्रश करना जरूरी है। जितने भी बच्चे नहीं कर रहे हैं चालू कर दो आज से, उसका इंपैक्ट तुम्हें पता चल जाएगा। ब्रश करने से दिन भर में जो कुछ भी खाया पिया उसके जो अनकण हमें परेशान करते हैं, कैसे फंसे रह जाते हैं, धीरे धीरे रात में गले में उतरते हैं, गला खराब होता है, जुकाम होता है, फिर बुखार होता है। तो इन सारी बीमारियों से तुम बच जाओगे खाली रात को ब्रश करके सोना है। ब्रश करने के बाद एक और एक्सरसाइज करनी है, या तो मुंह में पानी भर के मुंह फुलाए रखो और आंख पे पानी के छींटे मारो, या बेटर है कि तुम क्या करो, जो साफ पीने का पानी है वो आई बात के नाम से मेडिकल स्टोर पे एक छोटा सा बर्तन मिलता है प्लास्टिक का, तो वो ले लो, नहीं तो चाय पीने वाला कप या कटोरी इस्तेमाल कर सकते हो,
उसे पानी भर के आंख उसमें डुबो, फिर आंख को घुमाओ। दिन भर में जो कुछ भी कचरा जाकर लगा है प्यूपिल पे, वो सारा का सारा पानी से वॉश हो जाएगा। क्योंकि रात में जब हम सो जाते हैं, नींद में हमें जब सपने आते हैं, तो ये पुतली अंदर जो प्यूपिल है वो घूमता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर धूल मिट्टी कुछ भी अंदर है तो स्क्रैचेस आएंगे और सुबह आंख लाल हो जाएगी, दर्द करेगी। तो रात में आंख धोकर सो, आंख के लिए बहुत हेल्दी एक्सरसाइज है। 2 बार इस आंख को दो, 2 बार इस आंख को दो साफ पानी से। सोने जाने से पहले तुम्हें बताया 15 मिनट क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करनी है। उसका क्या फायदा होगा, तुम ऐसे सोच के देखो, तुम सोने जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग भाग दौड़ कर रहा है पूरे टाइम। सोने जाते हो तो एकदम से ब्रेक लग जाता है, उसकी एक्सरसाइज ब्रेक लगता है। किसी गाड़ी को अगर रोकना है, 2 तरीके हैं, ब्रेक लगा के रोको या उसका इंजन बंद कर दो। तुम जब साइकिल चलाते हो, जब उसमें मेहनत तुम्हारी खुद की अपनी होती है, तो क्या तुम ब्रेक लगाकर वेस्ट करते हो उसको? तुम्हारा घर आने वाला होता है तो पैडल मारना बंद कर देते हो। सेम एक्सरसाइज यहाँ पे करनी है। क्या करना है तुमको, सोने से पहले जब तुम 15 मिनट एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग की भाग दौड़, उसको फ्यूल मिलना बंद हो गया, तुमने उसका इंजन बंद कर दिया। ये सोने के लिए अप्रोप्रिएट माहौल बन रहा है। तो अब जब तुम सोने जाओगे तो नींद अच्छी आएगी। तो सोने से जस्ट पहले रीडिंग, स्वाध्याय बहुत जरूरी है, जिससे दिमाग की भागदौड़ बंद हो जाए। तो एनसीईआरटी पढ़ी 15 मिनट, उसके बाद सो गए। अब सुबह उठे, सुबह उठने के बाद क्या रहेगी तुम्हारी दिनचर्या? सुबह ब्रश नहीं करना है, सुबह मंजन करना है। मंजन करने से पहले जो लोग आंखों से किसी समस्या से परेशान है, वो क्या करेंगे, रात में अगर ब्रश करके सोए और उनको अम्ल पित्त की परेशानी नहीं, यानी एसिडिटी नहीं रहती, तो वो जो बासी थूक होता है हमारा, उसमें हीलिंग एबिलिटी होती है, हीलिंग पावर, चीजों को सही करने की क्षमता होती है। एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक तो है ही सलाइवा, प्लस उसमें हीलिंग पावर है। तो क्या करना है, वो बासी थूक काजल की तरह दोनों आंख में लगाना है। चश्मे का नंबर है तो कम हो जाएगा। तुम बोलोगे आपने भी तो लगा रखा चश्मा, आपने क्यों नहीं हटा लिया थूक लगा के? तो मेरा जो नंबर है वो बहुत कम है, -0.5। मैं जब 7th क्लास में था तब मेरे को चश्मा लगा था, फिर 6 महीने में चश्मा हट गया था, मैंने कोशिश करके हटा लिया था, फिर 9th में वापस लग गया, क्योंकि रास्ते में पॉल्यूशन बहुत था। 12 किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर स्कूल तक जाते थे और रास्ते में ट्रकों का धुआं लगता था। तो फिर चश्मा 9th क्लास के बाद परमानेंट रहा, और फिर अब उसे हटाने की जरूरत महसूस नहीं होती, लगता है पॉल्यूशन बहुत है, उससे बचाव रहता है। नंबर नहीं बढ़ा है, उतना ही है, -0.5। तो जिसको ज्यादा परेशानी है वो आंख में बासी थूक लगा सकता है, उससे इंप्रूवमेंट आएगा। उसके बाद क्या करना है, मंजन करना है। मंजन करना है, मंजन के लिए तुम्हारी इच्छा है, तुम उसी टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो तुम ब्रश करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर कोई अच्छा सा मंजन बाजार से ले सकते हो, जो भी तुम्हें पसंद हो। पतंजलि के बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, कोई सा भी तुम ले सकते हो। मंजन इस उंगली से नहीं करना है, इसको कहते हैं तर्जनी उंगली या फर्स्ट फिंगर। इसमें पावर बहुत ज्यादा होती है, इससे मंजन करोगे तो मसूड़े हिल जाएंगे, दांत गिरने की संभावना है। इसमें पावर तुमने महसूस की थी बचपन में, एक गेम खेलते थे, किसी के सिर के आगे ऐसे कर दिया तो उसके सर में दर्द हो जाता था थोड़ी देर में, या फिर भीड़ में किसी की तरफ उंगली करके दिखाया तो परेशान रहेगा कि मेरी तरफ क्यों इंडिकेट कर रहा है। तो इस उंगली का इस्तेमाल मंजन के लिए नहीं करना है, इसमें पावर थोड़ी ज्यादा है। मध्यमा बोलते हैं इसको, मिडिल फिंगर, इससे मंजन करना है हमको, एप्रोप्रिएट पावर है, प्लस डबल एक्शन। यहाँ पे आम के आम गुठलियों के दाम किस तरह से मिल रहे हैं। जब तुम इस उंगली से मंजन करोगे तो इसमें एक्यूप्रेशर का पॉइंट है हमारी बड़ी आंत का, लार्ज इंस्टेंटाइन, उसका एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, वो प्रेस होगा। वो प्रेस होगा तो सुबह सुबह जिस काम की सबको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तुम्हारा पेट बहुत अच्छा साफ होगा मंजन करते ही, उससे पूरा दिन तुम्हारा अच्छा जाएगा, कायम चूर्ण की जरूरत नहीं रहेगी। तो मंजन करना है सुबह, रात को ब्रश करना है। अब मंजन करने के बाद मनुस्मृति में लिखा हुआ है, यानी हमारे शास्त्रों में, ये मुंह में पानी भर के मुंह फुला लो, मुंह फुलाने के बाद फिर आंख पे छींटे मारो। तो रात को हमने आंख धोई थी, सुबह क्या करेंगे, छींटे मारेंगे, वही पीने लायक पानी के, मुंह फूला रहेगा उस समय। ये एक एक्सरसाइज होती है जिससे जो भी ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपर प्रेशर पड़ता है और वो सही से काम करने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है। उसके बाद नहाते वक्त की एक एक्सरसाइज है, जब भी तुम नहाने जाओगे बाथरूम में अपने वहाँ पे एक स्क्रबर या जो पत्थर होता है पैर रगड़ने वाला,
समुद्री झाग का पत्थर आता है, वो होना चाहिए तुम्हारे पास। तो उससे पैर रगड़ने से क्या होगा तुम्हें पता है, पैर में हमारे सारे बॉडी ऑर्गन के एक्यूप्रेशर के पॉइंट है। तो पैर के तलवे में जब तुम पैर उसको रगड़ोगे उस पत्थर से, वो सारे पॉइंट प्रेस होंगे और उससे तुम्हें फायदा होगा कि सारे बॉडी ऑर्गन्स एक्टिव रहेंगे। कहीं पर कोई बैक्टीरिया कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, कहीं टॉक्सिन्स डेवलप हो रहे हैं हमारी बॉडी में, तो उन ऑर्गन्स के एक्टिवेट हो जाने के कारण वो सारे टॉक्सिन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी से बाहर निकाल फेंकेगा, तो हम बीमार होने से बच जाएंगे। तो ये रेगुलर आदत में लाना है, पैर रगड़ना, ठीक है, तलवा, जिससे एक्यूप्रेशर हो जाए। उसके बाद बात आती है खाना खाओगे दिन का, तो दिन का खाना जब खाओगे तो खाना खाने का साइंटिफिक वे तुम्हें आना चाहिए, वैज्ञानिक तरीका, खाना किस तरीके से खाना है। लोगों को खाना खाने का सही तरीका नहीं पता होता, उसकी वजह से वो परेशान रहते हैं, उनकी बॉडी में एनर्जी लेवल लो रहता है, नींद ज्यादा आती है। नींद ज्यादा आने का एकमात्र कारण जो 80% से 90% लोगों में होता है कि उनको खाना खाने का सही तरीका नहीं पता है। तो खाना खाने का सही तरीका सीखो, समझो ध्यान से। खाना खाने में कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए। अब तुम बोलोगे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं उसका तरीका ही बताऊंगा, सारे सॉल्यूशन तुम्हें देने वाला हूं। तो खाना खाने में कम से कम आधा घंटा क्यों लगना चाहिए, उसका लॉजिक समझो। हमारे पेट के भर जाने के बाद, पेट के भर जाने का सिग्नल दिमाग तक पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, और मान लो 20 मिनट में तुम 8 रोटी खा गए, तो वो जो सिग्नल है वो तो 20 मिनट बाद ही पहुंचना है। यानी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम लिमिट क्रॉस कर जाओगे, ओवर ईटिंग कर लोगे, और ओवर ईटिंग करने के बाद क्या होगा, वो जो तुम एक्स्ट्रा खा गए उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करने में नुकसान किसका होगा, तुम्हारा। सुस्ती किसको आएगी, तुमको। जैसे अजगर शिकार करता है, उसके बाद क्या होता है, पड़ा रहता है महीनों उसको हजम करने के लिए। तो क्या करना है, कम खाना है, ज्यादा समय तक खाना है। उससे क्या क्या फायदा होगा, एक तो पेट भरने का प्रॉपर पता चलेगा तुमको, 20 मिनट लगेंगे तो। दूसरा फायदा ये होगा कि जब तुम चबा चबा के खाओगे, समय लगेगा, चबा चबा के खाओगे, तो चबा चबा के जब खाओगे, वैसे आइडियली मैं अगर तुम्हें बताऊं तो मीडियम साइज की 2 रोटी दिन के खाने में सफिशिएंट होती है। एनर्जी इतनी एनर्जी दे देती है जितनी किसी शरीर को चाहिए। और रात के वक्त दिन के खाने में जितना खा रहे हो उससे भी थोड़ा सा कम खाना चाहिए। रात में 1.5 रोटी बहुत है, अगर दिन में 2 खा रहे हो तो। एक्सपेरिमेंट करके देखना, मैं ऐसे नहीं कहता कि ऐसे इंप्लीमेंट करो, मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तुम इंप्लीमेंट करके देखना, और फिर अपना बॉडी का एनर्जी लेवल चेक करना, तुम्हारी बॉडी में जो एनर्जी लेवल है उसमें कितना फर्क पड़ जाता है खाली इतनी सी एक्सरसाइज से। तो खाना चबा चबा के खाओगे, कम खाओगे, ज्यादा टाइम लगा के खाओगे, उससे फायदा होगा जो सलाइवा है उसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो पाएगी खाने के साथ। तो सलाइवा की मिक्सिंग होने से क्या फायदा होगा, सलाइवा में एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं। तुम खा रहे हो मेस का खाना, तुम्हें नहीं पता रोटी तुम्हारी थाली में आने से पहले कहाँ कहाँ रखी गई है, उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया, फंगस वगैरह लगे हैं, सब्जी कैसी है, उसमें क्या क्या इन्फेक्शन है, तुम्हें नहीं पता। अगर तुम ऐसे ही निकल गए तो अंदर पेट में चले जाएंगे इन्फेक्शन, तुम्हें नहीं पता वो पत्ता गोभी या फूल गोभी में वो वाला कीड़ा तो नहीं जो दिमाग में चले जाता है और उसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर तुमने खाना चबा चबा के खाया है, सलाइवा की प्रॉपर मिक्सिंग हो गई है, तुमने देखा कुत्ते बिल्ली को चोट लग जाती है तो क्या करते हैं, डिटॉल है क्या उनके पास, चाट के सही हो जाते हैं। तो अगर खाना तुमने ठीक से खाया है तो ये जो सलाइवा है इसमें जो एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, ये सब हार्मफुल जो भी सब्सटेंस गया अंदर उसको न्यूट्रलाइज मुंह में ही हो जाएगा, आगे वो कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। तो ये खाना खाने का साइंटिफिक वे है। अब जब भी तुम खाना खाओगे थोड़ी सी एनर्जी खाना पचाने में जाती है, इसलिए तुम दिन का खाना खाने के बाद सुस्ती महसूस करते हो। अगर तुम चाहते हो कि वो सुस्ती महसूस ना हो तो उसका एक तरीका है, उसको इफेक्टिवली तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो उसका क्या तरीका है वो समझोगे। दिन का खाना खाने के बाद हमें वो 15 मिनट एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए, 15 मिनट और एडिशनल हमको निकालने होंगे इस एक्सरसाइज के लिए, और उसका फायदा ये मिलेगा कि बाद में सुस्ती नहीं रहेगी, तुम्हें रिफ्रेश फीलिंग, फ्रेश फीलिंग आ जाएगी। बस फिर रात में नींद की जरूरत पड़ेगी, दिन में सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 15 मिनट अलार्म लगाकर तुम्हें बाईं करवट लेटना है, लेफ्ट हैंड साइड,
बाईं करवट लेटने से क्या होगा? अच्छा, पैर ज्यादा नहीं मोड़ने, 120 डिग्री से ज्यादा नहीं मोड़ने, ऐसे औंधे भी नहीं पड़ने, बाईं करवट, लेफ्ट हैंड साइड से करवट लेकर लेटना है। हमारा लीवर होता है राइट हैंड साइड में, जब तुम लेफ्ट हैंड साइड करवट लेकर लेटोगे लीवर पूरा फैलेगा क्योंकि तुम सो गए हो। अब जो लीवर है वो काम करेगा कौन से मोड में? टर्बो मोड। समझते हो टर्बो मोड? जैसे मशीनों में होता है टर्बो, तो लीवर काम करेगा टर्बो मोड में, यानी वो खाना जो 4 से 6 घंटे में हजम होने वाला था उसका मैक्सिमम पार्ट हो गया, मैक्सिमम वर्क हो गया। यानी अब तुम जब 15 मिनट बाद उठोगे तो तुमको क्या करना है? जैसे तुम्हें होश आएगा 15 मिनट बाद, यानी एक अच्छी नींद आती है, इसको बोलते हैं पावर नैप। अलार्म लगाना है शुरू में, जब तुम्हारे आदत में आ जाएगा तो बायोलॉजिकल साइकिल वैसे सेट हो जाएगा, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप नींद खुलेगी, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ईमानदारी चाहिए। तो जैसे तुम्हें पता चला नींद खुली, एनर्जी लेवल वापस नॉर्मल आया तुम्हारा, तो तुम क्या करोगे? सीधे लेटोगे यानी पीठ के बल, और 16 से 17 गहरी सांस, डीप ब्रीथ लोगे। उससे क्या फायदा होता है? जैसे ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, पता है तुम्हें? तो अंदर जो खाने की बर्निंग हो रही है उसमें भी ऑक्सीजन लेवल हमें बढ़ाना पड़ता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन चला जाता है, अंदर की ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है, तो हमें डीप ब्रीथ लेकर नॉर्मलाइज करना है। उसके बाद बाईं साइड से ही करवट लेकर तुम्हें वापस उठना है। जब भी तुम बिस्तर से उठते हो सही तरीका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड करवट लेकर उठो, कभी भी सीधे मत उठो, डैमेज कम से कम होगा। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद तुम्हारी एनर्जी लेवल पूरा फुल हो जाएगा, बैटरी वापस चार्ज हो जाएगी। अब तुम पढ़ाई करोगे तो नींद नहीं आएगी, सुस्ती नहीं आएगी। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई पूरा हो गया, बस इतना ही करना है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है कुछ। 15 मिनट ये निकाले, आंख धोने में 2 से 3 मिनट लगने वाले, और उसमें तुम्हें श्योरिटी मिल रही है कि तुम्हारा शरीर बिल्कुल सही चलेगा। बीमारी में जो हमारा इतना समय बर्बाद हो जाता है वो बर्बाद नहीं होगा, और हम हमेशा एनर्जेटिक फील करेंगे, उत्साहित रहेंगे। तो रेगुलर वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया? दोनों एस्पेक्ट, स्वास्थ्य और हर सब्जेक्ट से रेगुलर कांटेक्ट। अगले पर आते हैं ऑनेस्ट, ये बहुत जरूरी है पूरे जीवन में, हर जगह। तुम कोटा में आए हो अपनी कंपटीशन की प्रिपरेशन करने, और अगर तुम पाए जाते हो पड़ोस में शॉपिंग मॉल में या सिनेमा हॉल में या पार्क में घूमते हुए किसी का हाथ पकड़ के, तो इट इज नॉट ऑनेस्टी, ईमानदारी नहीं है। इस काम के लिए नहीं आए थे तुम कोटा में। तुमने तय किया रात भर पढ़ना है, और पता चल रहा है रात भर पढ़ने के लिए शुरू के जो 3-4 घंटे हो तो दोस्त से बातचीत करने में निकल गए। दिस इज नॉट ऑनेस्टी। तो ईमानदारी चाहिए हर समय। तुम्हारा गोल तुम्हें सामने नजर आना चाहिए, किस उद्देश्य से तुम आए थे। उद्देश्य प्राप्त करना आसान है, पर ईमानदारी मेंटेन करना मुश्किल है। तो ईमानदारी मेंटेन होगी तो उद्देश्य मिलेगा, नहीं सिद्धांति लागू नहीं होगा। तो हमेशा ईमानदार रहो अपने उद्देश्य के लिए। एफर्ट्स तो चाहिए, लगातार प्रयास चाहिए, नहीं तो प्रयास के बिना तो कुछ होने वाला नहीं। तुम बोलो भगवान के आगे अगरबत्ती लगाएंगे और भगवान हमें पास करा देगा। भगवान तुम्हारी तभी मदद करेगा जब तुम अपनी मदद खुद करने की कोशिश करोगे, तो भगवान शक्ति दे सकता है तुमको, जो हम शक्ति रोज मांगते हैं प्रार्थना में, तो शक्ति हमें देगा भगवान, पर काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, तेल तो इन्हीं तिलों से निकलेगा। तो अब इसके बाद आगे आता है फॉर्मूला। नेक्स्ट इज फॉर्मूला। तो इस सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? एक बच्चा बोलता है कि सर मेरे पास एनसीईआरटी है और सिलेबस मैंने फोटोकॉपी करा लिया और सैंपल पेपर पापा ने बोला वो भेज देंगे, तो अब तो 100% मार्क्स बोर्ड में आ जाएंगे। यानी सैनिक युद्ध के मैदान में जाकर बोले मेरे पास सारे हथियार है, अब तो मैंने युद्ध जीत लिया, मैं युद्ध जीत गया। तो जब तक यूज नहीं करेंगे, और यूज भी कैसा करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन है, सारे लोग यूज करने को तैयार है, सब लोग मेहनत करने को तैयार है, हमें इंटेलिजेंट यूज करना पड़ेगा अगर दूसरे से आगे निकलना है। तो ये सारे रिसोर्सेज जो हमारे पास है इनका इंटेलिजेंट यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है इंटेलिजेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास हैं उनका बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल रिक्वायर्ड है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल क्या है?
एनसीईआरटी को या टेक्स्ट बुक को फैमिलियरिटी मेंटेनिंग एक्सरसाइज की तरह यूज करना है। सिंपल पेपर शुरू में इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन का पैटर्न जानने के लिए, लास्ट में प्रैक्टिस के लिए, लास्ट के 1 महीने में प्रैक्टिस के लिए। अभी तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस साथ में क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, सिलेबस देखकर जो कुछ भी तुम अपने नोट्स रजिस्टर में लिख रहे हो उसमें मेंशन करते चलो, इन बोर्ड, नॉट इन बोर्ड। और एनसीईआरटी की जो फैमिलियरिटी मेंटेनिंग एक्सरसाइज है वो अभी चालू कर दो। तो ये 2 चीज अभी करनी, बाकी जैसे पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। फॉर्मूला के बाद प्रोसेस, नेक्स्ट हेडिंग प्रोसेस। ये जो तैयारी होगी है कैसे करनी है, तरीका। तुम बोलोगे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो नर्सरी से, आप हमको क्या नया बताओगे। मैं नया कुछ नहीं बताऊंगा, जो तुम करते आ रहे हो उसका विश्लेषण, एनालिसिस तुम्हारे सामने रखूंगा जिससे तुम्हारी आंखें खुल जाए। तो बचपन में टीचर ने जब तुमको प्रिपेयर करवाया, तुमने तैयार किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तुम्हें आता था 2 3 जा 6 होता है। पर क्या तुम इस बात का मतलब जानते थे कि 2 3 जा 6 का मतलब है कि 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलता है? ये तो बाद में सीखा था मल्टीप्लिकेशन, उससे पहले जानते थे तुम 2 3 जा 6 होता है। यानी जब तुम 2 3 जा 6 जानते थे तब ये नहीं जानते थे कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 आता है। तो नहीं जानते हुए भी तुम्हें आता था, ये एक तरीका था। और ये तरीका क्या था, टीचर ने रटवाया था। क्लास में पहले टीचर बोलता था 2 1 जा 2, तुम बोलते थे, रिपीट करते थे, तो तुम्हें रट गया था। यानी रट्टा मारना एक तरीका है। रट्टा मारने को सभ्य भाषा में कहा जाता है रिवाइज करना। तो प्रॉपर टाइमली रिविजन इज वन मेथड स्टडीज का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे कहा पढ़ाने के दौरान स्टार मार्क करके एक स्टेटमेंट लिखो और उसको तुम्हें रिवाइज करना है प्रॉपर टाइम शेड्यूल पे। अब प्रॉपर टाइम शेड्यूल क्या होता है रिवीजन का, तो इस पे रिसर्च हुई है कि जब जब हम भूलते हैं तब तब हमें रिवाइज करना है। कब कब हम भूलते हैं, तो ह्यूमन माइंड जो है उसको स्टडी किया गया कब कब हम भूलते हैं। हम भूलते हैं जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो 24 घंटे तक हमारी मेमोरी में रहता है। जो भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं वो 24 आवर्स तक। तो पहला रिवीजन कब करना चाहिए, 24 घंटे के अंदर। फिर हम भूलने लगते हैं 1 सप्ताह के अंदर, तो सप्ताह के अंत में सेकेंड रिवीजन प्लान करना चाहिए। फिर थर्ड रिवीजन हम भूलने लगते हैं महीने के आखिर तक, तो थर्ड रिवीजन हमें प्लान करना है मंथ एंड पर। और फोर्थ एंड फाइनल रिवीजन प्लान करना है 6 मंथली, यानी दिवाली की छुट्टियां जब आएंगी उसमें। और फिर अब सीधे एग्जाम के टाइम पे उठाएंगे। तो ये 4 रिवीजन अगर हो गए तुम्हारे, तो तुम ये समझ लो वो चीज तुम्हें रट जाएगी। तो मैंने स्टार मार्क करके स्टेटमेंट लिखाया, लिखो करेला कड़वा होता है, करेला हरे रंग का होता है। पर तुम ये नहीं जानते करेला सब्जी है, फल है, क्या है, करेला क्या है, तुम्हें कुछ नहीं पता। बस तुमने एक सेंटेंस लिखा, करेला हरे रंग का होता है, करेला कड़वा होता है। अब तुमने प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल लगाया, 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा रिवाइज किया दोबारा। फिर 4 बार जब रिवाइज हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन आया, बताओ करेला कौन से रंग का होता है और कैसा होता है। तुमने जवाब लिखा करेला हरे रंग का होता है, करेला कड़वा होता है। पर तुम ये नहीं जानते करेला है क्या, कभी तुमने देखा नहीं जीवन में। ये पहला तरीका चीजों को तैयार करने का। हम कई चीजें ऐसे तैयार करते हैं, एटम देखा क्या तुमने, पर एटम के बारे में बहुत सारी बातें तुम जानते हो। दूसरा तरीका, मैंने तुम्हें एक वर्ड भी नहीं लिखवाया, मैं यहाँ पे करेला लेके आया क्लास में, मैंने दिखाया देखो ये है करेला सब्जी है। फिर मैंने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और एक एक टुकड़ा सबको दे दिया, बोला खाओ। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया सीधे, हमने कोई रिवीजन शेड्यूल नहीं लगाया, कुछ भी नहीं, उसके बाद हमारा कोई डिस्कशन करेले पर नहीं हुआ। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आया, बताओ करेला कौन से रंग का होता है और ये कैसा होता है। तुमने जवाब लिखा करेला हरे रंग का होता है, करेला कड़वा होता है। ये दूसरा तरीका है पढ़ने का जो तुम्हें समझना है। एक बार में हम चीजों को हमेशा के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, सिर्फ एक बार पढ़ें या एक बार सुने या एक बार महसूस करके देख लें। उसका तरीका यह है कि तुम्हें दिमाग के काम करने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे चीजें एक बार में याद हो जाती। तो हमारा दिमाग जो है फोटो फॉर्मेट में स्टोर करता है, जो कुछ भी स्टोर करता है वो फोटो फॉर्मेट में। तो अगर हम चाहते हैं परमानेंटली कुछ स्टोर हो जाए हमारे दिमाग में, तो क्या करना है, इमेज फॉर्मेट में स्टोर करना है। फिर उसको इंटरेस्टिंग फैक्ट से लिंक करना है, किसी भी इंटरेस्टिंग फैक्ट से तुम उसको लिंक कर दो तो वो परमानेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बोला 555 नैनोमीटर is the wavelength for which our eyes are maximum sensitive।
555 नैनोमीटर वो वेवलेंथ है जिसके लिए हमारी आंखें सर्वाधिक संवेदनशील है। दिस इज सेंटर ऑफ विजिबल रीजन। 400 से 700 नैनोमीटर ये विजिबल रीजन होता है जो हम देख पाते हैं, ये उसका सेंटर है। साथ में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तुमको बोल दिया कि तुम कपड़े धोने के लिए रिन या सर्फ इस्तेमाल मत करो, वो विदेशी हैं, विदेशी कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। यूनिलीवर लिमिटेड विदेशी कंपनी, उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो जो फायदा है वो बाहर जाएगा। बजाय उसके तुम क्या इस्तेमाल करो, 555 डिटर्जेंट, 555 टिकिया, 555। इंटरेस्टिंग फैक्ट लिंक हो गया। जैसे ये लिंक हुआ, अब तुम चाहोगे भी तो नहीं बोल सकते। जब भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, फॉर विच वेवलेंथ आवर आइज आर मैक्सिमम सेंसिटिव, तुम्हें याद रहेगा, बुढ़ापे तक याद रहेगा, बिना रिवीजन के याद रहेगा, 555 नैनोमीटर। तो दिस इज सेकंड वे। हमें दोनों तरीकों में बैलेंस करके अपनी पढ़ाई तैयार करनी, रटना भी है MTR और समझना भी है। तुम देखते हो कई बच्चों की स्किल अलग अलग होती है, किसी को 2 ही घंटे पढ़ने से काम चल जाता है, किसी को वही चीज तैयार करने में 6 घंटे लग जाते हैं। रीजन, एक जना जो समझ के तैयार करेगा उसको कम टाइम लगेगा, जो रट के तैयार करेगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा। रटने के लिए समय चाहिए। तो जो भी तुम्हारी स्किल है, अपने स्किल के हिसाब से मैनेज करो टाइम को। तो जो रटेंगे, रटकर चीजें तैयार करेंगे, उनके सामने प्रॉब्लम आएगी टाइम मैनेजमेंट की। टाइम कम पड़ता है उनको, बोलते हैं सर 24 घंटे में हम पढ़ना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर सारी कुछ तैयारी नहीं हो पाती। तो टाइम मैनेजमेंट का फंडा बता रहा हूं मैं तुमको कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो। तो ऐसे समझो तुम्हारे पास 2 तरह के टाइम है। रटने वाला टाइम भी तरीका बताऊंगा और समझने वाले टाइम का भी बताऊंगा तरीका। तुम्हारे पास 2 तरह के टाइम है, एक है प्रोडक्टिव टाइम, एक है अनप्रोडक्टिव टाइम। जिस दौरान तुम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो वो प्रोडक्टिव है, क्योंकि गोल अचीव करने के लिए डायरेक्टली यूज हो रहा है ये टाइम। घर पे पढ़ रहे हो वो टाइम भी प्रोडक्टिव है। तो अनप्रोडक्टिव कौन सा है, घर से यहाँ आ रहे हो, यहाँ से घर जा रहे हो, नहा रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, ये सारा अनप्रोडक्टिव है। तो 24 घंटे में जितना प्रोडक्टिव टाइम था वो तो तुम यूटिलाइज कर ही रहे हो। अब अगर बचा तो किसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अनप्रोडक्टिव। कैसे, ऐसे समझो, ऐसे यूज कर सकते हो कि जब तुम यहां से घर जा रहे हो, फिजिक्स का कोई फॉर्मूला, केमिस्ट्री का कोई स्ट्रक्चर जो करेंटली आज पढ़ा है, बायोलॉजी का कोई नाम, वो रटते जाओ। रटने में तुम्हें खाली मुंह से दोहराना है या मन में दोहराना है, दिमाग नहीं लगाना। दिमाग सड़क पे रखो, नहीं तो कोई टक्कर मार देगा। तो दिमाग तुम्हारा सड़क पे, पर उसको तुम दोहराते जा रहे हो, रटते जा रहे हो, तो क्या होगा, रट जाएगा, तुमको याद हो जाएगा। रोज 2-2, 3-3 आते जाते, नहाते वक्त फॉर्मूला गाओ, गाना मत गाओ, याद हो जाएगा, रट जाएगा। जब तुम खाना खा रहे हो तो टीवी मत देखो, खाना खाते वक्त खाने को देखना जरूरी, जिससे सलाइवा प्रॉपर बने, सलाइवा ग्लैंड्स एक्चुएट होगी जब तुम खाने को देखोगे। बोलते ना मिठाई देखकर मुंह से लार टपकना, तो खाने को देखोगे तो सलाइवा प्रॉपर बनेगा। अब उस दौरान तुम्हारा दिमाग फ्री है। मैंने बोला आधा घंटा लगाओ खाना खाने में, तो आधा घंटा तुम्हारे पास दिमाग फ्री है। तो क्या करना है, इस दौरान सोचना है कि दिन भर में क्या क्या पढ़ा था, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था। तो वो जो 24 घंटे के अंदर रिवीजन वाला प्रोसेस है वो हो जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारे दिमाग के आगे पिक्चर घूम जाएगी। रात को खाना खा रहे हो, फिर से सोचना है कि दिन भर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा या कल क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा था। अब रात को तुमने वो स्वाध्याय वाली एक्सरसाइज की, 15 मिनट एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद बिस्तर पे सोने चले गए, क्या तुरंत नींद आ जाएगी? थोड़ा समय लगता है। माइंड की स्टेट्स होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा स्टेट में जाता है, तब हम साउंड स्लीप सो रहे होते हैं। तो नींद आने में जो समय लग रहा है उस समय आलतू फालतू बातें सोचने की बजाय, दिमाग को इधर उधर भटकाने के बजाय क्या सोचो, जो दिन भर में अनसुलझी गुत्थियां रह गई, यानी जो पढ़ाई में कुछ ऐसी चीजें रह गई थी जहाँ एनालिसिस रिक्वायर्ड है। अभी तुम्हें ना तो हाथ पैर हिलाने पड़ रहे हैं, तुम्हारी बॉडी रिलैक्स कर रही है, तुम्हारी आंखें बंद हैं, किताब की जरूरत नहीं है, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग को तेज करने का समय है ये। दिमाग को कैसे तेज करना है, उन चीजों के बारे में सोचना है जो तुम्हें दिन भर में समझ में नहीं आई थी। पढ़ा तो था पर समझ में नहीं आई थी, उनका एनालिसिस करना है। नींद भी बहुत अच्छी आएगी और तुम देखोगे नींद में ही तुम्हें सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सुबह उठोगे जब तक सॉल्यूशंस तुम्हारे पास हो, वो गुत्थियां सुलझ जाएंगी। तो ये जो अनप्रोडक्टिव टाइम अगर तुमने यूटिलाइज करना सीख लिया तो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाने वाली है। इसमें कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे सर आते जाते भी पढ़ाई, नहाते वक्त भी पढ़ाई, खाते वक्त भी, सोते वक्त भी, हम तो पागल हो जाएंगे। डेफिनेट है, तुम में से कुछ बच्चे पागल हो जाएंगे, सारे नहीं होंगे। तो कौन से हो जाएंगे, कौन से नहीं होंगे? जो पढ़ाई को एंजॉय कर पाएंगे वो तो पागल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्लास को एंजॉय कर रहा हूं,
मैं ऐसी कितनी भी क्लासेस ले सकता हूं, मैं पागल नहीं होऊंगा। और मजे की बात यह कि इस एंजॉयमेंट के पैसे मिल रहे हैं। तो अगर तुम में से कुछ बच्चे पढ़ाई को एंजॉय कर पाएंगे, उसका मजा ले पाएंगे, उनके ऊपर पढ़ाई बोझ नहीं है, तो वो तो पागल नहीं होंगे, वो तो एंजॉय करेंगे इसको। पर वो बच्चे, उनका क्या करें जो मजबूरी में यहाँ पर हैं, पेरेंट्स के प्रेशर के कारण पढ़ रहे हैं या किसी मजबूरी के कारण पढ़ रहे हैं, या ये सोच के पढ़ रहे हैं कि शादी करनी है, आगे पढ़ाई नहीं की तो शादी कैसे होगी। तो ऐसे सारे बच्चे जो किसी मजबूरी में हैं वो परेशान हो जाएंगे। तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? दो रास्ते हैं उनके पास, या तो पढ़ाई को एंजॉय करना शुरू कर दें या फिर पढ़ाई छोड़ दें, और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तो बोलते हैं, कई बच्चे बोलते हैं सर हम पढ़ना तो चाहते हैं पर मन नहीं लगता, मन डाइवर्ट हो जाता है, कंसंट्रेशन नहीं बनता। उसका भी सॉल्यूशन है। कंसंट्रेशन इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। इस बात को गांठ बांध लो। जैसे बीमा वाले आते हैं ना, इंश्योरेंस वाले, उनके पर्चे पे क्या लिखा रहता है? बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। ये कैप्शन लिखा रहता है, बीमा आग्रह की, यानी हर कोई अपना बीमा अपने आप खुद जाके नहीं करवाता, कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब वो बीमा करवाते हैं। तो जैसे बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, वैसे कंसंट्रेशन इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अभ्यास का विषय कंसंट्रेशन, अभ्यास करना पड़ता है कंसंट्रेशन का। कैसे अभ्यास करते हैं? दरवाजा खुला है, कोई आ रहा है जा रहा है, क्लास तुम्हारी चल रही है, तुम दरवाजे के बाहर, तुम्हारा ध्यान चले जाता है तो तुम्हारा फोकस ब्रेक हो गया। लाइट आई, लाइट गई, तुमने क्लास में शोर मचाया, हू किया, तुम्हारा फोकस, कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया। पास वाले ने कोनी मारी, किसी ने कमेंट पास किया और तुमने रिस्पॉन्ड कर दिया, रिएक्शन दे दिया, न्यूटन थर्ड लॉ, अगर रिएक्शन दे दोगे तुम्हारे ऊपर एक्शन हो गया, तुम्हारा फोकस ब्रेक हो गया। तो तुम्हारा हर जगह कंसंट्रेशन पे ब्रेक ही होता रहेगा। पर इसका रिवर्स सोचो, उल्टा, तुमने ना तो बाहर आने जाने वाले को रिस्पॉन्ड किया, तुम्हारा फोकस यहीं पे, ना लाइट आने जाने को तुमने रिस्पॉन्ड किया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, पास वाला कोनी मार रहा है, तुम कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। अल्टीमेटली क्या होगा? घर पे भी जब पढ़ रहे होगे, पास वाले कमरे से आवाज आएगी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम दे रहे हो, पास में मंदिर में लाउड स्पीकर चल रहा होगा, चुनाव प्रचार चल रहा होगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन बनने लगेगा। ऐसे कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो बोलते हैं मन नहीं मानता, मन भटक जाता है। तो मन को मानने के लिए गहरी बात समझ लो। जिन बच्चों के समझ में आ जाए बहुत बढ़िया है। आज पूरी क्लास में अगर 5 बच्चे भी मेरी बात समझ जाते हैं और सफल हो जाते हैं तो ये क्लास आज की सफल हो गई। तो जिन बच्चों के समझ में आ जाए, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, मन नहीं मानता, उसका जवाब दे रहा हूँ कि मन डाइवर्ट हो जाता है। तो मन को समझाने के लिए क्या करना है? एक गहरी बात समझो, एक स्टेटमेंट मैं कहता हूं, दिस इज माई बॉडी, ये मेरा शरीर है। जब मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? इसे जला दिया जाएगा। किसे? शरीर को या मुझे? शरीर को। मतलब मैं ये बॉडी नहीं हूं। ये बात समझने की गहरी बात है। आई एम नॉट द बॉडी। मैं जो कोई भी हूं, मैं कोई और हूं, और वो जो कोई भी और है वो इस शरीर का मालिक है, ओनर। तो मैं जो कोई और हूं वो कंट्रोल कर रहा हूं इस बॉडी को। ये बॉडी क्या करेगी, ये कौन तय करेगा? मैं तय करूंगा। अब इस बॉडी में रहने वाला माइंड तुमको कहता है कि नहीं, मेरे को कुछ और करना है, तो तुम हो ओनर, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम मालिक हो। तुम उसको गाइड करोगे, उसको बोलोगे नहीं मुझे पढ़ाई पसंद है, लौट के आएगा वो, क्योंकि उसे माननी पड़ेगी, वो मालिक नहीं है, मालिक तुम हो। फिर डाइवर्ट होगा, फिर तुम्हें बताना पड़ेगा नहीं मुझे पढ़ाई पसंद है, मुझे पढ़ाई में मजा आता है। ये तुम जब 4-5 बार बता दोगे तो अल्टीमेटली फिर वो डाइवर्ट होना छोड़ देगा। ये मेडिटेशन की टेक्निक है। यानी तुम्हें अपने आप को, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचानना पड़ता है कि तुम कौन हो और कितने पावरफुल हो, और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तब तुम्हारी बॉडी तुम्हारे काबू में आएगी, फिर तुम्हारे हिसाब से चलेगी तुम्हारी बॉडी। फिर तो बहुत सारे मिरेकल्स होना भी शुरू हो जाएंगे। जैसे चमत्कार तुम करना चाहोगे वैसे कर पाओगे। तो वो तुम्हें समझना पड़ेगा, सेल्फ रियलाइजेशन, वो प्रोसेस। तो उसके बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी कि मन डाइवर्ट होता है। क्लियर? तो हमने पढ़ा प्रोसेस। प्रोसेस के बाद नेक्स्ट डायग्राम। अगला पॉइंट डायग्राम। डायग्राम में तुम्हारा रोल ज्यादा है। ये सारी चीजें जो मैंने बताई तुमको, इनको इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करने के लिए तुम्हारे पास एक नक्शा, एक खाका होना चाहिए कि जब तुम इसे इंप्लीमेंट करोगे तो किस वे में इंप्लीमेंट करोगे। क्योंकि तुम में से कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे हैं क्या? सर के बाल भी मिला लो तो डीएनए अलग अलग है दोनों के।
यानी तुम में से कोई भी दो जने एक जैसे नहीं है। तो जब हम सब लोग अलग अलग हैं, हमारी स्किल्स अलग है, हमारी कैपेबिलिटीज अलग अलग है, तो हमारे लिए कोई कॉमन मेथड हो सकता है क्या? अगर मैं तुमको एक कॉमन स्टेटमेंट दूं, तुम में से सबको 7 घंटे सोना चाहिए, तुम सबको 10 घंटे पढ़ना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। कैसे गलत है ऐसे समझो। मैंने स्टेटमेंट दे दिया 7 घंटे सोना चाहिए, एक बच्चा आके मेरे से मिलता है बाहर, बोलता है सर 5 घंटे से ज्यादा आधा घंटा भी सो जाऊं मैं तो मेरा सर दर्द होने लगता है। तो मैं बोलूंगा नहीं भाई, तुम्हें 5 घंटे ही सोना चाहिए। दूसरा आगे बोलता है सर 8 घंटे से पहले मैं उठ जाऊं तो मेरा सर दुखने लगता है। तो मैं बोलूंगा तुम्हें 8 घंटे सोना चाहिए। तो पर्सन टू पर्सन कैपेबिलिटीज डिफरेंट है, तुम्हें उनको पहचानना है, समझना है और अपने हिसाब से ये जो बातें मैंने बताई उनको पर्सनलाइज करके इंप्लीमेंट करना है। अब पर्सनलाइज करने का मतलब क्या होता है उसको समझो ध्यान से। नेक्स्ट हेडिंग ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। डायग्राम के बाद ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, यानी तुमने कुछ एक तय कर लिया कि हमें ऐसे पढ़ाई करनी है साल भर, पूरा तुमने शेड्यूल बना लिया कि एनसीईआरटी रीड करनी है, ऐसे पूरे साल भर हमारा ऐसे कार्यक्रम चलने वाला है पढ़ाई का, पूरा दिमाग में होना चाहिए। पर उसके बाद भी जरूरत पड़ने पर जहां भी करेक्टिव एक्शन लेने वहां पर हमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्टिव एक्शन किसके बेसिस पे होंगे? ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। तो हमें देखना है किस चीज से हमारा नुकसान हो रहा है, किस चीज से हमारा फायदा हो रहा है। एग्जाम्पल से समझो। मैंने क्लास में एक स्टेटमेंट दिया, दही बहुत अच्छी चीज है, इसे तुम अपने खाने में शामिल करो, दही खाना चाहिए। मान लो सर्दियों के दिन थे और सर्दियों के दिन में एक बच्चे ने दिन के खाने में दही खाया और उसके बाद वो एक्सरसाइज की जो दिन में बताई थी तुम्हें, बाई गड़बड़ सोने वाली, तो उसे काफी एनर्जेटिक फील हुआ। अगले दिन आकर उसने फीडबैक दिया, हाँ सर बहुत अच्छी चीज बताई, दही तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत एनर्जी मिलती है। दूसरा एक बच्चा, सर्दियों के दिन थे, वो अस्थमैटिक था, अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उसने रात में दही खा लिया, रात के खाने में दही खाया। अगले दिन उठते उसको छींके, जुकाम, गला खराब, अस्थमा का अटैक आ गया। उसने आगे फीडबैक दिया, सर क्या बता दिया, दही तो जहर है। तीसरा एक बच्चा, हाइपर एसिडिटी रहती है उसको, दिन का खाना खा लेता है, गला जलता है, पेट जलता है, रात का खाना खाता है, गला जलता है, पेट जलता है। उसने दही खाया, दिन के खाने में भी खाया, रात के खाने में भी खाया, ना दिन में गला जला पेट जला, ना रात में गला जला पेट जला, क्योंकि दही बफर पदार्थ है, एसिडिटी को शांत करता है। उसको मजा आ गया। अगले दिन आकर बोला, सर आपने तो अमृत बता दिया, दही तो अमृत है। तो है वही दही, पर इसको पर्सनलाइज करना पड़ेगा, अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कब हमें सूट कर रहा है, कब हमें सूट नहीं कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली जो भी प्रोग्राम है, जो भी तरीका है, वो तुम्हें पर्सनलाइज करना है। पर्सनलाइज पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमने एक वीडियो बनाया था पर्सनलाइज पेन जो है वास्तव में कंपनी बना देती है एक जैसा, पर पेन सबके लिए एक जैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। पेन अपने हिसाब से होना चाहिए कि उससे लेके तो हाथ पे निशान नहीं पड़ने चाहिए। जब तुम बहुत सारा लिखते हो तो तुम्हारी उंगली यहाँ से चपटी हो जाती है, निशान पड़ जाते हैं। तो पेन को पर्सनलाइज बनाना है तो उसका तरीका क्या है? सिंपल, आजकल नल वगैरह का जो काम होता है तो धागा लपेटने के बजाय टेफ्लॉन टेप लपेटते हैं, बाजार से खरीद लो, मिल जाएगी टेफ्लॉन टेप। और जो भी तुम्हारा पेन है उस पर जहाँ पे ग्रिप है वहां पर तुम टेफ्लॉन टेप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब, सबका पेन पकड़ने का तरीका अलग अलग है। ऐसे भी पकड़ के लिखते हैं बच्चे, ऐसे भी लिखते हैं, कोई ऐसे पकड़ता है, सबका पेन पकड़ने का तरीका अलग अलग है। तो अपने हिसाब से वो डिजाइन हो जाएगा। तुमने उस पर टेफ्लॉन टेप लपेटी, इतनी अमाउंट में लपेटी कि तुम कंफर्टेबली उसको ग्रिप कर पा रहे हो, प्लस थोड़ा सा मोटा ग्रिप तुम्हें मिल रहा है जिससे उसकी मोमेंट आर बढ़ गई। तुमने पढ़ा है टॉर्क टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर बढ़ गया तो अब जो एफर्ट करना पड़ रहा है वो कम करना पड़ेगा, कम हिलाना पड़ेगा पेन को। तो पेन को कम हिलाना पड़ेगा, फोर्स बट टॉर्क सफिशिएंट मिल जाएगा कम फोर्स पे, क्योंकि आर बढ़ गया, थकान कम होगी और ग्रिप अच्छी मिलेगी। अब निशान हाथ पे नहीं पड़ेंगे, निशान टेफ्लॉन टेप पे पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? पर्सनलाइज्ड बनाना। तो ये तरीका। फिर नेक्स्ट रिजल्ट। अगर ये सब तुम इंप्लीमेंट करते हो, ईमानदारी से फॉलो करते हो, तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है? रिजल्ट में लिखोगे वी विल गेट डैश, जो भी तुम्हें बढ़ना है डैश में उतने परसेंट बढ़ लो, वी विल गेट डैश %।
100% भर ले मान लो तुमने, विल गेट 100%। ओके, अब एग्जाम दिया तुमने, इसको पूरा फॉलो किया, अपने हिसाब से पर्सनलाइज करके पूरे शेड्यूल को फॉलो किया, और अब तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट आया, उसमें तुम्हारा है 95%। इस साल आए बहुत सारे बच्चों के, 22 बच्चों के 95% अब हुए। 300 बच्चों के रिजल्ट हमने देखा था, जो बच्चे हमसे कांटेक्ट में थे, हम पढ़ रहे थे। मेडिकल में तो 5 ऐसे बच्चे हैं हर सब्जेक्ट में 95 पांचों के पांचों में 95% भी 95, और 100 बच्चों के 90% प्लस है। तो उसके 95 आए, जिसने 100 लिखा था, तो आगे मेरे से बोला कि सर आपने तो कहा था 100 आ जाएंगे, तो 95 ही आए, कंडीशन वायलेशन हो गया, गारंटी वॉइड हो गई। तो मैं उसको जवाब दूंगा कि नहीं, गारंटी वॉइड नहीं हुई, ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड। क्योंकि ये जो परसेंटेज तुमने लिखा है, इसमें टॉलरेंस काम करेगी थोड़ी सी, एरर लिमिट्स प्लस माइनस 5%। चलो तुमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर दिया, पर वो जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है, जब वो तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा था, कहीं वो घर से लड़के तो नहीं आया था? सिचुएशन गेट चेंज, उसका मूड कैसा था? तो कुछ चीजें ऑन द स्पॉट तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या थी कॉपी चेक करने वाले पर, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो प्लस माइनस 5% का वेरिएशन उसमें आ सकता है। तो 95 लिखोगे तो 95 प्लस माइनस 5, यानी जितने भी तुम लाना चाहो ला सकते हो। अब डिटर्मिनेशन तुम्हारे अंदर होना चाहिए और ये ईमानदारी होनी चाहिए, ये फुलफिल होगा तो तुम ला पाओ। अब बोर्ड से रिलेटेड कुछ और बातें समझ लो, तुम्हारी कुछ क्वेरी है तो क्वेश्चन आंसर सेशन वो तुम पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास इज ओवर। एक बार इसको ब्रेक कर दो, फिर दोबारा वापस रिकॉर्ड कर लो।